Okay, guys, a very warm welcome to CA Inter Audit for November 2020. Today, we have planned that we will do CARO, CARO, Company Auditors Reporting Order. ये क्या है जानेंगे, इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है जानेंगे, और ये कौन इशू करता है, क्यों इशू करता है, इसका पर्पस क्या है। फुल फॉर्म तो सबको पता हो जाता है, बट उसके अलावा कुछ पता नहीं रहता है। अगर खुद से पढ़ाई भी करे, कंफ्यूजन रहता है, तो वो पूरा क्लियर करके आज सब कुछ कारों के बारे में डिस्कशन होगा। क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें कितना चेंजेस है, इसका हिस्ट्री क्या है, मेरा ज़माने में क्या था, मैं जब स्टूडेंट था, उसके बाद कैसे एवोल्यूशन हुआ, कब 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 इसको री इशू किया गया, रिवाइज किया गया, एंड आज का स्टेटस क्या है। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग विथ ऑल documentary evidences and with all the, to make the discussion objective oriented, like we have learned the process of auditing. I will try to make it as interesting as evident as possible. Okay, thanks for attending today's session. Let us begin. All right, so कारो के लिए मैं दो फाइल खोल के रखा है, एक एक्सेल जो कि व्हाइट बोर्ड है, और दूसरा है एक वर्ड फाइल जो नया कारो है, और तीसरा है पुराना कारो जो कि आपका सिलेबस में है, जिसका नाम है कारो 2016। सर, कारो 2016 पुराना है तो वो क्यों सिलेबस में है? क्योंकि कारो 2020 जो लेटेस्ट है वो 2021 से एप्लीकेबल है कंपनीज को। तो एग्जाम में तो जाहिर है वो एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा जब तक रियल एप्लीकेशन, रियल प्रैक्टिस में नहीं होता। तो बोलने का मतलब ये है, मैं बताना चाहता हूँ शुरू से। मैं शुरू से एक बार व्हाइट बोर्ड से शुरू करता हूँ, फिर ले जाऊंगा कारो 2016 एंड कारो 2020 दोनों में। कारो 2020 पढ़ाएंगे नहीं सर, पढ़ा सकते हो, हाँ 21 पॉइंट है, पढ़ लिया मैं जिस दिन इशू हुआ था फरवरी को, एंड क्लाइंट्स के लिए पढ़ा था, बट क्लाइंट्स को भी अप्लाई नहीं कराना पड़ेगा, और स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ही अप्लाई नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि रियल प्रैक्टिस में जो नहीं आता है वो क्यों देगा वो लोग। ठीक है, तो प्रैक्टिस में अभी भी क्या चल रहा है, 2016। तो एग्जाम में भी क्या पूछा जाएगा, 2016 वाला कारो। सर दो कारो है अभी, हाँ 2016 और 2020 इशू हो गया है, बट अप्लाई नहीं हुआ है, विथ इफेक्ट फोर्स में नहीं आया है। ओके, ड्यू टू कोरोना वायरस इट हैज बीन डेफर्ड जस्ट लाइक योर एग्जाम्स। ओके सर, तो 2016 का तो आपका रिकॉर्डिंग ही था। हाँ रिकॉर्डिंग था, वापस रिकॉर्ड कर रहे हैं 2020 बोल के। ठीक है, ओके, तो कोई इशू नहीं है, ध्यान से सुनना शुरू से। सर कारो है क्या, व्हाट इज कारो? लेट अस मेक इट सिंपल। कारो का फुल फॉर्म सब सुने हो, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑर्डर। यानी कि ऑडिट में होता क्या है, ऑडिट मींस व्हाट, गिविंग एन ओपिनियन in the form of an audit report to the client, and client क्या करता है सर, client auditor को अपॉइंट करता है। सर किस लिए अपॉइंट करता है, ओपिनियन देने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर। ये ओपिनियन रखने के लिए ऑडिटर एविडेंस इकट्ठा करता है ऑडिट प्रोसेस से, और ऑडिट प्रोसीडियर्स अप्लाई करके, ऑडिट एविडेंस गैदर करके, सब्सटैंशियल appropriate audit evidence, sufficient appropriate audit evidence, I'm sorry, SAAE गैदर करने के बाद वो एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन लगता है ऑडिट रिपोर्ट के तहत, SA 700 सीरीज मान के वो रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। यही है ऑडिट का रिक्वायरमेंट। और ऑडिट करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स है वो ICAI सेट करके रखा है, जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और ऑडिट के अलावा भी बहुत सारा स्टैंडर्ड्स है, रिलेटेड सर्विस का, क्वालिटी का, एटसेट्रा। ये सारा गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट इशू करता है, सीए इंस्टीट्यूट। सर तो एमसीए या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कंपनीज का मालिक है, मालिक मतलब कंपनीज एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन का भार एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट जो देखता है, वो एग्जीक्यूटिव विंग का नाम है एमसीए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, ये लोग टाइम टू टाइम इशू करता है नोटिफिकेशन। और ये कारो बोल के एक चीज इशू किया था
जिसका नाम था माओ कारो। सर माओ कारो, ये सब कंफ्यूजिंग क्यों कर रहे हो? माओ कारो, MAOCARO, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। ये साल 99 2000 का बात कर। सर आप तो तब सीए नहीं थे। नहीं, मेरा सीए होने का 10 साल पहले। सर आप 2010 में सीए हुए, नहीं 2011-12, तो 2011 उसका 10 साल 12 साल पहले ये इशू हुआ था माओ कारो। 2003 में, 2002-3 में, 2002-2003 में पहला बार कारो आया, और वो कारो में 21 पॉइंट्स वर देयर। वो कारो चला 2012 तक, 2012 तक। फिर 2013 में नया कंपनीज एक्ट आएगा, इसका खुशी में 2012 में नया कारो ले आया। वो कारो में 2012 है तो 12 पॉइंट्स ही था। एवोल्यूशन ऑफ कारो बोल रहा हूँ, 2002 एवोल्यूशन ऑफ कारो, पहले 2002 जहां पे 21 क्लॉजेस था, ईयर एंड क्लॉजेस, एंड फिर 2012 जहां पे 12 क्लॉजेस था। ठीक उल्टा हो गया, शॉर्ट हो गया। और फिर 2016 नया कंपनीज एक्ट आने के बाद 16, तो 16 के साथ 16 क्लॉजेस। यही पढ़ोगे आप, यही आपका सिलेबस में अभी है। ठीक है। एंड अभी लेटेस्ट आया कोरोना वाला साल में, मतलब इस साल में 21 क्लॉजेस लेके वापस 2020। ये फाइनल में तुम लोग पढ़ोगे, और फाइनल में चले जाओगे तब तक। ठीक है, नहीं सीए नहीं बन पाओगे उसके पहले, 2021 में ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो फाइनल में पढ़ोगे, और तब तक फाइनल पास करने के बाद अगर नया कारो नहीं आता है तो यही क्लाइंट का ऑडिट रिपोर्ट में तुम लोग को लिखना पड़ेगा। आसान चीज है, बहुत आसान चीज है सर। तो यही अमेंडमेंट वगैरह है। हाँ, अमेंडमेंट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बताऊंगा, सब बता दूंगा। हर एक चीज जब रिवीजन क्लास में करूंगा तो कोई इशू नहीं है, डेट के साथ बताऊंगा, सब कंट्रोल में रहेगा, डोंट वरी। ओके, नाउ सर ये जो आप बोले, ये अभी क्या स्थिति है थोड़ा बताइए। अभी स्थिति कुछ ऐसा है कि फरवरी 2020 में, फरवरी 25, 25 था, 25 फरवरी 2020 में, अभी नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ, वही लिखा होगा। ये नोटिफिकेशन एमसीए दिया कि इस साल से 2020 का कारो फॉलो होगा। फिर एक महीने के अंदर मार्च में वो लोग बोल दिया ये कारो फॉलो मत करो, कोरोना चल रहा है, कोरोना। ठीक है, तो कारो को अभी रिवाइज मत करो, 2016 वाला ही मान लो। कंपनी लोग को बोलता है एमसीए, एमसीए स्टूडेंट लोग को नहीं बोलता है। तो आईसीआई स्टूडेंट लोग को वही बोलेगा, अभी 2020 का देगा नहीं, 2016 का ही पढ़ने बोलेगा। क्लियर है सर? आईसीआई का वेबसाइट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, एम्बिग्विटी रहता है हमेशा। ये 2020 का जो कारो का नोटिफिकेशन है और कारो है वो मैं निकाल के रख दिया वर्ड में, तुम लोग को किसी को चाहिए तो बोल सकते हो। देखो फरवरी, मैं बोला ना फरवरी 25 देखा था, हाँ ठीक ही देखा था, फरवरी 25। ठीक है, और फिर सारा कुछ बोला, और बोलने के बाद बोल दिया 1 साल बाद से ये अप्लाई होगा। 21 क्लॉजेस है, 4 पैराग्राफ है, 4th पैराग्राफ में सारा क्लॉजेस है। ठीक है, और ये सारा क्लॉजेस एक बार रटना पड़ता है। तुम लोग का फायदा है, तुम लोग को 16 क्लॉजेस ही रटना पड़ेगा। 2016 वाला कारो जो मई 2020 का एग्जाम तक के लिए था, वही नवंबर एग्जाम के लिए है। 2016 का कारो सर वो तो आपका रिकॉर्डेड था। हाँ बिल्कुल, वो भी दे दूंगा, एडिशनल रहेगा। और ये तो लाइव करा रहा हूँ, डोंट वरी। क्लियर है? ओके, तो सर आप बताइए, अभी 2020 का कारो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये चाहिए तो मिल जाएगा, मेरे पास सारा है, समरी भी बना लिया, वो भी दे दूंगा, जो चाहिए मिल जाएगा। वो बात का बाद इंटर के बाद ले लेना, टच में रहेंगे। ठीक है, एज अ प्रोफेशनल ले लेना। ठीक है, बट अभी के लिए जो रेलेवेंट है पुराना वाला कारो, मतलब इस साल वही मेरा क्लाइंट्स को भी वही देना पड़ेगा 2016, तो वही पढ़ते हैं, वही पढ़ते हैं सर। वो कहाँ है वो मैं निकाल रहा हूँ। उसके पहले लेट अस कम बैक, हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने के बाद कारो है क्या, कारो है क्या जानते हैं, फिर 2016 वाला शुरू करते हैं। क्लियर है? दिमाग में कोई किसी का डाउट नहीं है ना? अमेंडमेंट वगैरह, डेट वगैरह जमल अप के लिए, फाइनल के लिए एक है। हाँ, फाइनल में कोई सीनियर पढ़ रहा है जिसको कंफ्यूजन हो रहा है, उसको
बोल देना मैं जैसे बोला, और समझ में नहीं आया तो मेरा वीडियो का लिंक दे देना, ठीक है। ओके, नाउ नाउ ये है कारो। सर कारो क्या है, मैं दिखाया नहीं, मैं बोल दिया ये है कारो, अभी बोल रहा हूँ। कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑर्डर का मतलब है, अपने चैप्टर 10 ऑफ ऑडिट में पढ़ते थे, ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर सेक्शन 143। हाँ सर, सेक्शन 143 ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, 143 का 3, यस। ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर में अपने पढ़े थे कि 10 पॉइंट्स लिखा रहता है, 10 पॉइंट में 10 मैटर में ऑडिटर को कमेंट करना होता है, अपना ऑब्जर्वेशन लिखना होता है। तो ये ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर में ऑडिट रिपोर्ट देना, ओपिनियन देना, ये सारा ड्यूटी है ऑडिटर का। और ये सारा ड्यूटी में बोला एमसीए टाइम टू टाइम कुछ चीज मांग सकता है ऑडिट रिपोर्ट के साथ एडिशन में। In addition to the audit report, as an annexure to the audit report, the Ministry of Corporate Affairs, who looks after the administration of Companies Act in India, they can seek, वो लोग मांग सकते हैं, they can seek some additional information, and they seek such additional information as कारो। तो एमसीए एक्सक्लूसिवली ये रिपोर्टिंग ऑर्डर सेट करता है और बोलता है ऑडिटर, जितना भी कंपनी है उन लोग का जो ऑडिट रिपोर्ट बन रहा है, ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ ये कुछ मैटर्स में हम लोग को ऑब्जर्वेशन चाहिए आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और वही है कारो। आसान लग रहा है ना अभी, यानी कि ऑडिटर ऑडिट करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट देगा, ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ एनेक्स करके एमसीए जिस फॉर्मेट में एक चीज देने रिपोर्ट करने बोल रहे हैं वो रिपोर्ट भी देगा, वही है कारो। सर 16 क्लॉजेस मतलब एमसीए बोल रहे हैं 16 क्लॉजेस में, ये 16 क्लॉजेस हर कंपनी का ऑडिट के वक्त चेक करो और हम लोग को बताओ, हाँ इसी ऑर्डर में बताओ जिस ऑर्डर में कारो में लिखा हुआ है। इसीलिए कारो को सैक्रोसैंक्ट यानी कि हूबहू सेम तरीके से हम लोग रट लेते हैं। सर रटते हैं नहीं, प्रैक्टिस हो जाता है, तो बार बार रिवाइज करने से स्टूडेंट का प्रैक्टिस होगा। एक प्रैक्टिसिंग सीए को बार बार रिपोर्ट बनाने से होगा। सर प्रैक्टिसिंग सीए तो कॉपी पेस्ट करता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। सर आपको कैसे इतना याद हुआ, पढ़ाते पढ़ाते रट गया, ठीक है। ओके, नाउ नाउ ये है फंडा ऑफ 143(3) ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। वहां पे लिखा है एमसीए जो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। एमसीए अभी लास्ट 2016 में बोला था और अभी लेटेस्ट फरवरी 25 2020 को वो नोटिफिकेशन दिया जो दिखाया, इंटरनेट में भी मिल जाएगा, एमसीए का वेबसाइट में भी मिल जाएगा mca.gov.in। सो द आइडिया इज, वो लोग बोला अभी 21 क्लॉज देना पड़ेगा अगला साल से, इस साल 2016 वाला कारो ही एप्लीकेबल होगा जहां पे 16 क्लॉज मैंडेटरी है। तो ये कारो जब पब्लिश हुआ था, मैं दिखाऊंगा कारो, कारो में 4 पैराग्राफ्स वर देयर, 4 पैराग्राफ्स। तो सर पहले दिखा दीजिए एक शॉर्ट में, बच्चों की तरह जैसे लिखते हैं, एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट sought by MCA, sought by MCA on certain matters by from the company auditor, from the company auditor. This is Caro. Caro has 4 paragraphs, खाली 4 पैराग्राफ्स है पूरा कारो में, एंड 16 क्लॉजेस। पैरा 3 में 16 क्लॉजेस है जिसमें रिपोर्टिंग फॉर्मेटिंग दिया है। पैरा 1 and 2 स्ट्रिक्टली टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। यही है सर, बच्चा चीज है, एकदम छोटा सा चीज है सर, छोटा है। 4 पन्ने का मैं दूंगा, 4 पन्ना 4 पेजेस। सर कैसे देंगे, बुक में भी है मेरा, बुक तो हार्ड कॉपी मिला नहीं, सॉफ्ट कॉपी मिला होगा, तो अभी बुक का वो दे दूंगा, क्या नाम है, एडिशनली कारो का ये नोट्स भी दे दूंगा जो अभी पढ़ा रहा हूँ ग्रुप में, डोंट वरी। ओके सर, सर कहाँ से पढ़ाएंगे, नोट्स बना के रखे, हाँ दिस इज कारो, यही देंगे सर आप, हाँ यही देंगे। सीएमए इंस्टीट्यूट वालों का हूबहू सेम है, ये सीएमए इंस्टीट्यूट बनाया, ठीक है। तो सीएमए वाले डरो मत, खाली सीए के लिए पढ़ा रहे ऐसा मत सोचो,
सब टॉपिक सेम होता है। ओके, कारो क्या सीए का अलग और सीएमए का अलग बनाया, कंपनीज एक्ट या एमसीए? नहीं, कंपनीज एक्ट भी एक बना, तो सारा पढ़ाई एक है, ठीक है। ओके, नाउ कंपनी ऑडिटर्स, सॉरी कंपनीज ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑर्डर CARO रूल्स 2016। ये रूल्स ऐसे बोरिंग रीडिंग नहीं करना है, मेरे को समझाना है, आप लोग को समझना है। सर ये जो एमसीए ने, एमसीए टाइम टू टाइम कारो बोलेगा, ये पावर एमसीए को कौन सा कंपनीज एक्ट का सेक्शन से मिल रहा है? याद करो, जो लोग ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर सेक्शन 143 किए, 143(3) एक है और एक है 143 सबसेक्शन 11, सबसेक्शन 11 12th था फ्रॉड, ठीक है। सबसेक्शन 11 में लिखा है कारो, कारो का एप्लीकेबिलिटी वहीं पे लिखा है। तो देखो यहाँ पे भी वो लिंक किया। एक बार ये दो पैराग्राफ मेरे साथ पढ़ो तो एकदम मतलब खतरनाक लेवल का अंडरस्टैंडिंग फॉर्म होगा, स्ट्रांग हो जाओगे। बोला है कारो 2016 इज एप्लीकेबल फ्रॉम 15-16, जैसे कारो 2020 20-21 से होने वाले था, अभी 21-20 हो जाएगा, ठीक है। कारो 2016 इज एप्लीकेबल फ्रॉम 15-16 and the matters specified therein shall be included in each report by the auditor under section 143 of the Companies Act, duties of an auditor, to which कारो applies। कारो का एप्लीकेबिलिटी अभी किसको है वो बताऊंगा, सारा कंपनीज को नहीं है, कुछ कंपनीज को एग्जेम्पशन है कारो से। सेक्शन 143(11) मार्क, सर कैसे मार्क करेंगे, हम लोग के पास तो है नहीं, मिल जाएगा बाद में मार्क करना, अभी यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। सेक्शन 143(11) of the act stipulates, Companies Act of course, stipulates that CG may order, देखो लैंग्वेज, CG मतलब कौन, MCA, CG may order for the inclusion of statement on specified matters, जो 16 matters अभी है, in the audit report specified class of description of companies, हर कंपनीज में नहीं, जो कंपनीज को एप्लीकेबल है कारो उसके लिए। Accordingly, कारो is issued in pursuance of 143(11) for inclusion of certain matters in the auditors। और ये क्यों किया जाता है? रिपोर्ट का वैल्यू बढ़ाने के लिए, रिपोर्टिंग वैल्यू बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं। रिपोर्ट का वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना बढ़िया से जो लोग यूजर्स ऑफ रिपोर्ट है उन लोग को इंफॉर्मेशन मिलेगा, चीटिंग कम होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा। सोचो हर चीज का वैल्यू। तो देखो एमसीए एज इशूड, ये तो ठीक है, ये तो हिस्ट्री है 2016 का, ना पढ़ने से भी चलेगा। एमसीए एज रिलैक्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारोस, और उसके बाद बोला कारो 2016, ये इंपॉर्टेंट है, as enhance the auditors reporting requirement, enhancement of auditors reporting requirement के लिए ही कारो बनाया गया, additional reporting on certain matters which MCA feels deems fit। यही है सर, यही है। हाँ, अभी पूरा क्लियर है ना? अच्छा यहाँ तक क्लियर है तो मैं क्लास को रिस्पॉन्सिव करने के लिए, जैसे रियल क्लास में तुम लोग हाँ हाँ मुंडी हिलाते हो, यहाँ पे खाली एक थम्स अप दिखा दो, अंगूठा दिखा दो मेरे को, समझ, वेरी गुड। अमृता ने अंगूठा दिखा दिया, बाकी लोग यू कैन ईदर चैट और शो मी अ थम्स अप इन ऑर्डर टू बी रेस्पॉन्सिव। सृष्टि ने दिखा दिया, थैंक यू। शिवम, आर यू देयर? ओके, नाउ this is the idea, this is the idea of कारो, the prelim idea, the introductory idea। now एक क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, who knows। कारो का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी बेस्ड एप्लीकेबिलिटी लेके। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो टॉपिक है कारो में, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, दो इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड अगर पढ़ना है तो कारो में दो ही टॉपिक है। वन इज एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी लेके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा कंपनी को एप्लीकेबल है या नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन, या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो लोग फ्रेम करके बोलेगा एक कंपनी का डेटाबेस या डेटा दे देगा और फैक्ट्स दे देगा और तुमको पूछेगा ये ऐसा कंपनी को क्या कारो अप्लाई कर सकता है, हाँ या ना। वो प्रोविजन सोच के फिर बताना है, फिर डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है। और दूसरा सवाल जो आ सकता है वो है जो 16 क्लॉजेस जो लिखोगे उसका हमेशा इनडायरेक्ट ही पूछ सकते हैं, डायरेक्टली
16 क्लॉजेस लिखने देगा ऐसा आंसर नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं कर पाएगा वो लोग, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस सी वन बाय वन एप्लीकेबिलिटी फर्स्ट। मैं पहले ही बोर्ड में पहले जैसे सिखाता हूँ वैसे सिखा दूं, फिर बुक से देखेंगे तो मजा आएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, सर ये तो हर कंपनी को है, हाँ हर कंपनी को है सिवाय कुछ एक्सक्लूशंस, तो एक्सक्लूशंस जानने से ही बाकी सारा कंपनीज को ये अप्लाई करेगा, आया ना। तो एक्सक्लूशंस जानना है, कारो इज नॉट एप्लीकेबल और इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, हर कंपनी को, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। फॉलोइंग का नाम मैं बोल दिया बिप्स, सर क्या बिप्स, बिप्स, हाँ बिप्स, BIPS, BIPS। सर ऐसा क्या, B फॉर बैंकिंग, I फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनीज को अप्लाई नहीं करेगा, बैंकिंग कंपनीज को अप्लाई नहीं करेगा कारो। यानी कि बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर अगर मैं हुआ, मेरे को कारो का रिपोर्टिंग का सोचना नहीं है, कारो का रिपोर्टिंग नहीं जाना है। ऐसे भी LFAR सुने थे तुम लोग, बैंकिंग कंपनी का ऑडिट, जो लोग कर लिए हो क्लास उन लोग को पता है LFAR यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। एंड RBI का टाइम टू टाइम गाइडलाइन आता है, MCA से बड़ा वहां पे RBI है, मतलब MCA के तहत ही RBI है, बट फिर भी मतलब RBI इज मोर ऑटोनॉमस एंड RBI जो बोलता है बैंकिंग सेक्टर के लिए वही फाइनल। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए वैसा कौन है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड P फॉर सर प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज को कारो अप्लाई नहीं करेगा, करेगा बड़ा वाला, जो छोटा वाला है टर्नओवर में, लोन में और पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स में, वैसा कंपनीज को कारो क्या अप्लाई करोगे, ऑडिट फीस ही मिलेगा तुमको इतना कम, ऑडिटर को भी काम थोड़ी ना बढ़ाएगा और इन लोग का भी कंप्लायंस थोड़ी ना बढ़ाएगा, तो कारो अप्लाई नहीं करेगा। और स्मॉल कंपनीज को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, स्मॉल कंपनीज एंड सेक्शन 8 कंपनीज, एंड सेक्शन 8 कर दिया तो बिप्स का फॉर्मूला, एक्चुअली 5 सेक्शन 8 अलग से लिख सकता था, बट बिप्स का फॉर्मूला लिखने के लिए स्मॉल कंपनीज एंड सेक्शन 8 कंपनीज को एक साथ कर दिया। याद रहेगा, कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू होम, बिप्स, BIPS, सिंपल आंसर है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्राइवेट एंड स्मॉल। स्मॉल कंपनीज कौन है, सेक्शन 8 कंपनीज कौन है, इसका पहचान आपको है या नहीं है, बिल्कुल है। और प्राइवेट कंपनीज हर चीज को नहीं, प्राइवेट कंपनीज का क्या देखना पड़ेगा, 3 चीज, प्राइवेट कंपनीज का 3 चीज देखना पड़ेगा, इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। कौन सा 3 चीज, नंबर 1 देखना पड़ेगा PUSC प्लस रिजर्व्स, नंबर 2 लिख दे रहा हूं पूरा, नंबर 2 देखना पड़ेगा लोन, आउटस्टैंडिंग लोन या आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, एंड एंड ऑफ द ईयर दोनों, बैलेंस शीट डेट का, एंड तीसरा है टर्नओवर। ये 3 चीज देख के साथ में तुम यू विल टेक अ कॉल वेदर दिस कंपनी, दिस प्राइवेट कंपनी, इसमें कारो अप्लाई होगा या नहीं। क्लियर है, तो ये यही है सर, यही है, हाँ यही है। अभी अपने थोड़ा सा रियल कारो मतलब रियल नोट्स पे जाएंगे और देखेंगे कारो में क्या बोल रहा है, अलग कुछ कारो 2016 बोल रहा है कि नहीं। यहाँ तक कॉपी हो गया तो ही मैं जाऊंगा, एक बार अंगूठा दिखा दोगे कॉपी होने के बाद, तब मैं शिफ्ट करूंगा। कॉपी हो गया अमृता एंड सृष्टिका, शिवम तुम है या नहीं है, एक बार रिस्पॉन्ड कर दे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके। जो लोग मिस कर रहे हो, जो लोग वीडियो देखने वाले हो कारो का, पहले का या अभी का पता नहीं, लाइव ऑनलाइन का फील ही अलग होता है। पहले बोलता था फेस टू फेस अभी संभव नहीं है, फेस टू फेस ही हो रहा है, मतलब इन पर्सन संभव नहीं है। कोरोना 2020 चल रहा है, कारो 2020 के बदले। ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू द नोट्स। दिस इज द नोट सर, कहाँ पे, यहाँ पे सर, यहाँ पे तो 5 दिए, आप तो एक कम दिए। मैं बोला ना सेक्शन 8 और स्मॉल कंपनी वो लोग अलग से लिखा है, मैं एक साथ जोड़ दिया फॉर्मूला वाला, ठीक है। तो वहां का यहाँ का 5, मेरा 4,
कहाँ पे लिखा है सर बैंकिंग, देखो बैंकिंग। कहाँ पे लिखा है सर इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस। ठीक है सर, एक्सक्लूशन कहाँ पे लिखा है, आउटसाइड द परव्यू का मतलब क्या होता है, इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड। और बी का मतलब बैंकिंग, आई का मतलब इंश्योरेंस। सर ये एक्स्ट्रा ज्ञान क्या लिखा है, बैंकिंग कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 5C ऑफ बीआरए में लिखा हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और इंश्योरेंस कंपनी का डेफिनेशन इंश्योरेंस एक्ट में लिखा हुआ है। इंश्योरेंस एक्ट बैंकिंग से भी पुराना है, हाँ बैंकिंग का इसका पहले भी एक्ट था। हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना पड़ेगा, कोई इश्यू नहीं है। कौन सा ज्यादा पुराना है, इंश्योरेंस सेक्टर या बैंक, ऑफकोर्स बैंक, ऑफकोर्स बैंक। ये सब दिमाग में सोचना चाहिए होगा। ऑलराइट, कंपनी सेक्शन 8 कंपनी बीच में दे दिया, आप तो पी बोले थे, हाँ पी ये लोग 5 में दिया, 5 में दिया सर, पी 5 में नहीं दिया, आप गलत बोल रहे हो, पी ये लोग दिया ही नहीं सर। आप पी फिर पढ़ा है ये वाला, ये वाला, ये वाला कारो 2020 का मैं बोल दिया, कारो 2020 का बोल दिया। और ये देखो नीचे है 2016 में भी है 6 पॉइंट, तो डरो मत, ठीक है। तो सर यहाँ पे आपको क्यों गए, यहाँ पे अमेंड करने के लिए गया, थोड़ा जोर दे रहा हूँ, ओपीसी, ओपीसी लिखना भूल गया था। तो सर बेसिकली 6 पॉइंट ये है, हाँ ABCDEF किया हम लोग, क्या किए DIP 3 और S में 3। सर क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि फॉर्मूला, फॉर्मूला मेरे को ये रखना है बिप्स, तो तुमको याद आ जाएगा, याद रहेगा ना, ओके ग्रेट। तो 6 चीज है याद रखने लायक, 6 कंपनी है जिनको कारो अप्लाई बिल्कुल नहीं करेगा। नंबर 1 इज बैंकिंग कंपनी, नंबर 2 इज इंश्योरेंस कंपनी, नंबर 3 इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का क्राइटेरिया पॉइंट नंबर F में है। और उसके साथ साथ स्मॉल कंपनी सेक्शन 8 कंपनी ओपीसी। क्लियर है, ओके सर। सर तो ये 6 कंपनी को कारो नहीं करेगा, अरे बोलो 1% कंपनी इतना छोटा है उस पर कारो लगाएगा, वो बिजनेस करेगा या कारो करेगा, वो तो करेगा नहीं सर, ऑडिटर करेगा, तो ऑडिटर को पैसा देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज, सर प्राइवेट कंपनीज छोटा वाला को नहीं लगेगा, अभी सिखाऊंगा। स्मॉल कंपनीज तो ऐसे ही छोटा है। और सेक्शन 8 कंपनीज बक्स दो उन लोग को, बहुत कुछ करना है उन लोग को, ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ करना है, ठीक है, ओके। तो आ जाओ, आ जाओ अपने, अभी ये समझ गया एप्लीकेबिलिटी बोर्ड से, और अभी लिंक करके यहाँ पे जो पढ़ाना है वो पढ़ा दीजिए सर। यहाँ पे जो पहला 2 चीज पढ़ाना था वो तो, पहला 3 चीज तो एकदम क्लियर है, सेक्शन 8 बैंकिंग इंश्योरेंस और ओपीसी, पहला 4 क्लियर है ना। ओपीसी का देखो, ओपीसी का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, 1% कंपनी, ओके। एंड स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 85, ये भी तुम लोग को पता है, बिल्कुल पता है सर, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन ही नीचे दिया हुआ है, तो ये डेफिनेशन तो पता ही है। और लास्टली एफ में आना है, और एफ में आके देखना है, ये खुद से पढ़ना है, फिर इससे मैं सवाल करूंगा, इससे मैं सवाल करूंगा। अभी तुम लोग एक बार खुद से पढ़ो, फिर मैं इसको समझा के इससे सवाल कराऊंगा, फिर देखो, फिर स्ट्रेट अवे एप्लीकेबिलिटी खत्म, तो क्या चालू, क्लॉजेस, क्लॉजेस एक के बाद एक फिर समझेंगे जितना हो सके। आई विल ट्राई एंड फिनिश इट विद इन टुडे, so that we are only left with chapter 5 का certain portions and 6 का certain portions जो हो जाए। chapter 5 का जो portions बाकी है that is kind of related to Karo only, and chapter 6 का जो portions है उसमें एक ही part बाकी हो, ओके। जल्दी से एक बार पढ़ लो जो प्राइवेट कंपनीज का इनएप्लीकेबिलिटी वाला क्लॉज खुद से। आई वांट यू गाइस टू नोट एंड देन आई विल टॉक अबाउट इट, एक साथ, एक साथ बात करूंगा। मैं पढ़ा दिया ये भी, मैं बोला था पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व 1 करोड़, 1 करोड़ नहीं बोला था ये, मतलब लिमिट्स नहीं बोला था, अभी बोल दे रहा हूँ 1 1 10। बोरोइंग इसी ऑर्डर में बोला था 1 करोड़, एंड रेवेन्यू 10 करोड़। रेवेन्यू तो बड़ा है, देखो एक बार दिखा दे रहा हूँ चीटिंग ना करके, देखो POSC मैं बोला था, रिजर्व भी है, लोन एंड टर्नओवर, टर्नओवर मतलब रेवेन्यू वही है, क्लियर है सर। रेवेन्यू लिखिए ना, रेवेन्यू, और इसको भी शरीफ लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बोरोइंग्स, ठीक है, क्लियर है। और POSC प्लस रिजर्व, ठीक है
सर आप तो करा ही दे रहे हो। हाँ मैं करा ही दूंगा, थोड़ा सा टाइम बचा के पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो कारो का 16 पॉइंट इतना डेप्थ में मैं जाता हूँ कि 16 क्लासेस लग जाते हैं। ठीक है, ओके, तो अच्छा ही है डेप्थ में पढ़ना। ओके, नाउ नाउ देखो, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स लेस देन इक्वल टू, तीनों लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सर, तीनों नहीं दोनों। देखते हैं, लेस देन इक्वल टू क्या, यहाँ पे 1 करोड़, ठीक है, यहाँ पे भी 1 करोड़, और यहाँ पे क्या बोला है थर्ड पॉइंट में, रेवेन्यू एक्सीडिंग 10 करोड़, ठीक है, डज नॉट हैव टोटल रेवेन्यू एक्सीडिंग 10 करोड़, मतलब लेस देन इक्वल टू, ठीक ही बोला तीनों में। ठीक है, तो ये है तुम्हारा फंडा नंबर 1। ठीक है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फॉर पब्लिक लिमिटेड, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज फॉर not CARO's inapplicability, criteria for inapplicability of CARO in private limited companies. सर यही है, हाँ, खाली 2 चीज और है, 2 चीज और है, क्या है सर बता दीजिए फिर पढ़ेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ समय। 2 चीज और ये है कि ये जो 1 2 एंड 3 है ये और है या एंड है, एंड, लैंग्वेज जब पढ़ोगे तब दिखाई देगा, अभी तो पढ़े नहीं। एंड मतलब 1 and 2 and 3, all the conditions have to be applied. Shall be applied, यानी कि shall be met, यानी कि अगर बोरोइंग्स मेरा बड़ा हो गया, भले ही पीयूएससी एंड रिजर्व या रेवेन्यू कम है, तो भी कारो अप्लाई हो जाएगा। तीनों अगर इस लिमिट के अंदर है तभी मैं छोटा हूं, समझो, इसीलिए बोल रहा है एंड। सर आप तो बोले 2 पॉइंट बताएंगे, हाँ ये पहला पॉइंट था ए, और बी है, बी क्या है सर बताइए, बी भी बता रहा हूं, डोंट वरी। बी कुछ ऐसा है कि, सुनो अब ध्यान से सुनना, एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग का तो सब्सिडियरी रहेगा ही, तो एक है होल्डिंग, एक है सब्सिडियरी। होल्डिंग बड़ा कंपनी है, सब्सिडियरी छोटा कंपनी है, यही होता है साधारण, यही होता है। तो होल्डिंग जो बड़ा कंपनी है उसको कारो अप्लाई करता है, सब्सिडियरी प्राइवेट कंपनी है और उसको, उसका लिमिट इससे छोटा है, तो कारो अप्लाई नहीं करता है, एक्सक्लूडेड। हाँ है ना, अभी पढ़ के मेरे को तुम लोग आंसर दो, यही आंसर दे दो, बाकी तो मैं सिखा दिया, एक बार पूरा पढ़ो और आंसर दो क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ लो, उसके बाद बात करेंगे, जल्दी पढ़ के मेरे को एक थम्स अप देना, फिर मैं पूछूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। सृष्टि ने पढ़ ली, अमृता एंड शिवम कप, शिवम ने भी पढ़ लिया, अमृता you're there, very good boys and girls. Now listen to me, now listen to me। ये सवाल ये है कि तुम लोग चैट में लिख सकते हो, सवाल पहला पॉइंट से ही है, पहला पॉइंट से ही है। ठीक है, जो कंपनी सब्सिडियरी है, जो कंपनी सब्सिडियरी है वो कंपनी को कारो अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। A company which is a subsidiary of a holding company, holding company बड़ा है, सब्सिडियरी छोटा है, तो कारो अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। करेगा, करेगा, आंसर इज यस। व्हाई यस, let us go back to the provision and read it with me। The following type of private companies are not required to comment on matter prescribed: a private company which is not holding or subsidiary company of a public company, यानी कि प्राइवेट कंपनी अगर ऐसा छोटा है और सब्सिडियरी या होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक नहीं है, तभी उसको कारो अप्लाई नहीं करेगा, नहीं तो उसको भी कारो अप्लाई करेगा।
ये language, does it make sense now? A private company which is not a holding or subsidiary of a public company, and this balance sheet date में जिसका paid up share capital and reserve and borrowings less than equal to 1 crore and total revenue not exceeding 10 crore. Clear hai? Is it clear now, my boys and girls? Okay, great, great, thank you. Okay, so this is the idea. तो यानी कि the private company can shall बोल देते हैं, shall not be either H का मतलब high and S का मतलब small नहीं, holding और subsidiary, H और S, HS एग्जाम नहीं, हायर सेकेंडरी नहीं, ठीक है, H और S of the of a, ठीक से इंग्लिश लिखना पड़ेगा, यूजुअली इंग्लिश इधर उधर रहता है, सीए जो लोग पढ़ाता है, ठीक है. नाउ of a public limited company, all right, great. अभी तो सर एकदम आसान लग रहा है, एकदम आसान तरीके से अपने पॉइंट 4 को लिख लिए. पॉइंट 1 2 3 में तो कोई 1 2 4 में कोई इशू नहीं था. पॉइंट 3 में समझा दिया. 1 है बैंकिंग कंपनीज को अप्लाई नहीं करेगा, दूसरा इंश्योरेंस कंपनीज को अप्लाई नहीं करेगा, और तीसरा है स्मॉल कंपनीज ओपीसी और सेक्शन 8 को भी अप्लाई नहीं करेगा. कौन नहीं करेगा? कारो. बाकी सारा कंपनीज को करेगा, लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, हर कंपनी को करेगा जो बड़ा, हर पब्लिक कंपनी को तो करेगा ही, प्राइवेट कंपनी को ही वो है, स्मॉल कंपनी को भी वो ही है. क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके. सो एप्लीकेबिलिटी वाला चीज क्लियर हो गया सर, इसका मार्क्स मिल जाएगा, मिलेगा ना? ये क्लास करके याद रख दोगे? ओके. अभी क्लॉजेस में आते, अभी क्लॉजेस में आते हैं दोस्त लोग. हिस्ट्री पहले ही बता दिया था ज्योग्राफी के साथ. क्लॉजेस ऑफ कारो एकदम आसान तरीके से करो, कारो है करो. तो बोलता है 16 क्लॉजेस है, 2016 है तो 16 ही होगा. ये कोइंसिडेंस है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ मजाक में, ऐसा नहीं है साल के साथ क्लॉजेस का कोई संपर्क है. तो 2050 में 50 क्लॉजेस हो जाए, ठीक है. ओके. नाउ क्लॉजेस ऑफ कारो 16 क्लॉजेस. ये क्लॉजेस में ही रिपोर्टिंग करना पड़ेगा कंपनी को. ये क्लॉजेस कुछ नेमोनिक्स के तरीके से सिखाऊंगा, जाके BIPS जैसा मजा आए और याद भी रख पाओ, और सीख तो जाओगे ही, क्योंकि हर एक क्लॉज को मैं खोल के एकदम डिस्कस करूंगा, मजबूत बनाऊंगा, डोंट वरी. ओके. नाउ लेट अस कम बैक टू द नोट्स. क्लॉज नंबर 1 इज F फॉर फिक्स्ड एसेट. मैं ऐसे लिखता हूं, पहले 4 क्लॉजेस, फिर 4, ऐसे 4 4 2 2 ऐसे करके आगे बढ़ता हूं. तो बड़ा स्पेलिंग जैसे सीखते हो वैसे ही इसको भी सीखो, तो कभी भूलोगे नहीं. मैं लिखता हूं फिल, सर फिल, हाँ फिल. एक सेकेंड. एल एल. पहले 4 क्लॉजेस को मैं सिखाऊंगा फिल बोल के, फिर आगे आगे बढ़ेंगे. क्लियर है? ओके सर, बताइए. फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर रहे. फिल इज एन एक्रोनिम. BCR में पढ़ाता था एक्रोनिम. फर्स्ट लेटर को लेके शॉर्ट फॉर्म कर दिए. फर्स्ट लेटर F है तो पहला क्लॉज है फिक्स्ड एसेट. क्या है? फिक्स्ड एसेट्स. हर कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स लेके रिपोर्टिंग चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, MCA को. क्या बोल रहा है ये क्लॉज? ये क्लॉज नंबर 1 है, हाँ. ये क्लॉज नंबर 2 है, और ये क्लॉज नंबर 3 है, ये भी क्लॉज नंबर 3 है. सब समझाऊंगा, एकदम निराश मत हो. ये फाइनल में भी है, हाँ. तुम लोग का फाइनल तक 2020 वाला आ जाएगा. एक ही बात है, चीज एक ही है, रिपोर्टिंग खाली इधर उधर होगा. एप्लीकेबिलिटी एक रख दिया, ठीक है सर. आप पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया. तुम लोग को चाहिए तो दे दूंगा, पढ़ लेना. पहले 2016 पढ़ो, उसके बाद. ओके. नाउ I फॉर इन्वेंट्री, मैं खाली फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं. L फॉर लोन.
दोनों ही लोन लेके है। सर तो बताइए पहले एफ तो बताइए, फिर तो आई में जाएंगे, फिर एल में, फिर एल में। हाँ, फिक्स्ड एसेट लेके बोल रहे, एमसीए का कहना है फिक्स्ड एसेट लेके बोल रहे कि देखो फिक्स्ड एसेट लेके हो सकता है मैं बैलेंस शीट में लिख दिया मैं कंपनी हूं कि मेरा फलाना है, फलाना क्या होता है एटसेट्रा, डिंकाना है, हेना है, तेना है, करोड़ों का एसेट्स है। एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है, फ्रॉड में यही होता है। पेपर में हर चीज है, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन टर्म क्या बोला सर? फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब एग्जिस्टेंस को जाके देखना अपना आंखों से, है कि नहीं? हाँ है ना? तो वो होता है फिजिकल वेरिफिकेशन। आज अगर मेरा क्लास में सब लोग कैमरा ऑफ करके रखा है तो मैं फिजिकल वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ कौन कौन है कौन कौन नहीं है ही या नहीं है। तो इसलिए मैं अंगूठा अंगूठा ऑडिटर हूं ना, कभी कभी मांगता हूँ है कि नहीं देखने के लिए, जगह हुआ है कि नहीं स्टूडेंट देखने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए, सब जगह हुआ है वो पता है, ठीक है। बट ये चेक है, तो वैसे ही ऑडिटर को चेक करने के लिए बोला गया है कि एसेट जो भी है पेपर में देख के मत आ जाओ ऑडिटर, रिपोर्ट करो फिजिकली एग्जिस्टेंस के बारे में, सही में एसेट है कि नहीं। तो वो देखने के लिए फिक्स्ड एसेट लेके देखो तीन तीन चीज बोला है, मैं सारा चीज समझा दूंगा। तीन क्लॉजेस इस क्लॉज के अंदर बोला है, ए बी सी, देखो तीन ही है। नंबर वन स्ट्रेट अवे बोला कि पहले रिकॉर्ड्स देखो, यानी कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स है कि नहीं, showing full particulars including quantitative details and situation of the fixed asset। situation का मतलब है लोकेशन, ओके, situation clause in memorandum, ठीक है, situation is location। हम लोग आजकल situation ना बोल के लोकेशन बोलते हैं, ओके। now whether company is maintaining proper records showing full particulars including quantitative details and situation, ठीक है। तो पहला चीज जो एफ में देखना है, एफ में तीन चीज देखना है। नंबर वन इज प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग, कॉपी करते रहो तो कारो का ऐसा शॉर्ट नोट इंडिया का कोई किताब में नहीं मिलेगा, जो मैं लिखा रहा हूं वो खाली याद रखना है। सर ये आप बोर्ड में करते थे? हाँ, मतलब बोर्ड में जो करता था वही कर रहा हूँ, एक्सेल में और प्रॉपर हैंडराइटिंग आ रहा है, बोर्ड में तो क्या सब आता था, ठीक है, ओके। प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ व्हाट, इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड क्या, सिचुएशन, लोकेशन। ये जान लो, एमसीए बोल रहे ये जान लो। क्यों ये जाने? अरे सिचुएशन पता है, तू जाके चेक करेगा इतना एसेट उस हिंदूपुर फैक्ट्री में है कि नहीं, ठीक है। सर हिंदूपुर फैक्ट्री कहाँ, किस कौन सा कंपनी का बात बोल दिया? बलरामपुर चीनी मिल्स में ऑडिट करने गया था, टैक्स ऑडिट में, आई वाज एन आर्टिकल, टैक्स रिटर्न में मेरा नाम भी दे दिया था, सीए नहीं था बट फिर भी बनाया था। तो द आइडिया इज ये जो क्लाइंट का तुम ऑडिट करने जाओगे फैक्ट्री में, तो लिखा है तुम्हारा रिकॉर्ड में फैक्ट्री में 10 मशीन है, तो तुम जाके गिनोगे ना। तो इसलिए बोल रहे हैं पहले रिकॉर्ड्स, फुल रिकॉर्ड्स चेक करो, प्रॉपर रिकॉर्ड्स है कि नहीं, जहां पे फुल इंफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड लोकेशन ऑफ ईच एसेट है कि नहीं। इसको बोला जाता है फैट, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, एफएटीआर। तो बेसिकली वो लोग बोल रहे हैं एफएटीआर को चेक कर, इसको क्या बोला जाता है रियल ऑडिट में, एफएटीआर, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। सर आप तो फैट फैट बोल रहे हो, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलता हूँ, ठीक है, फैटर, ठीक है, ओके, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, ऑल राइट। सर ये चीज क्या रियल लाइफ में होता है? हाँ, हर कंपनी का होता है, ठीक है, होना चाहिए, गुड इंटरनल कंट्रोल, ओके। नाउ नंबर 2 में क्या बोलेगा सर? मैं बोला ना एक टर्म, क्या टर्म बोले सर? फिजिकल वेरिफिकेशन।
at regular intervals. Physical verification at regular intervals. Sir, physical verification at regular intervals. Yes, my dear. फिजिकल वेरिफिकेशन एट रेगुलर इंटरवल्स हो रहा है कि नहीं. ये इंटरवल के बारे में कौन बोलेगा? कितना इंटरवल इज इंटरवल? 6 महीने का गैप, 2 महीने का गैप, 1 दिन का गैप, 1 हफ्ते का गैप, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या वो भी गाइडलाइन है? वो भी गाइडलाइन है. गाइडलाइन जो भी इंस्टीट्यूट देता है वो देता है गाइडेंस नोट के तहत. गाइडेंस नोट ऑन ऑल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड एक्स्ट्रा एडिशनल नोट्स हर चीज में है. इंस्टीट्यूट का जो मोटा मोटा बुक्स है वही सब में है. इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में है. हाँ, वेबसाइट में है. वो अगर कोई पढ़ ले वो ऑडिट का टीचर बन जाएगा. सीक्रेट बता दिया. ठीक है, वहां पे हर चीज इतना डिटेल में लिखा हुआ है और इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है कि तुम्हारा ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा. You'll cherish it. बट उतना टाइम नहीं रहता है, इसीलिए कोई जा नहीं पाता है फाइनल के पहले तक. फाइनल के बाद में भी लोग नौकरी में घुस जाता है तो पढ़ता नहीं है. हाँ, जो पढ़ाने आता है उसको पढ़ना पड़ता है. ठीक है, ओके. नाउ फिजिकल वेरिफिकेशन एट रेगुलर इंटरवल्स. ये इंटरवल के बारे में आप बता रहे थे सर. इंटरवल गाइडेंस नोट में फिर क्या लिखा है? अब तो गाइडेंस नोट का बात इंटरवल से ही निकाले. हाँ, बोला है कि पूरा कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स 3 साल में फिजिकल वेरीफाई होना चाहिए एक बार. तो 3 साल में एक बार होना चाहिए. तो 1 साल में मैथ्स है 1/3. मैं बोलता था ना मैथ्स इजीएस्ट सब्जेक्ट है. तो 1/3 3 साल में अगर पूरा चेक करना है तो इस साल में कितना 1/3. ये लोग का इतना मैथ्स ही काफी है. रेशियो प्रोपोर्शन. ठीक है, तो द आइडिया इज सर ये कहाँ पे लिखा है आप पहले दिखाइए. देखो, whether these fixed assets have been physically verified by the management at reasonable interval. ठीक है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन आप तो रेगुलर इंटरवल लिखे. ठीक है, मैं चेंज कर दे रहा हूं. रीजनेबल और रेगुलर एक ही है यहाँ पे. कॉपी करना, मैं जो जो लिख रहा हूँ कॉपी करना. ये की वर्ड्स है, की पॉइंट्स है. और थर्ड पॉइंट है डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी. उस तुम देखे रिकॉर्ड में एक लिखा हुआ है फिजिकल वेरिफिकेशन में तुम विटनेस किए कि कम मिल रहा है. विटनेस किए क्यों बोले सर? क्योंकि तुमको फिजिकल वेरीफाई नहीं करना है, तुमको देखना है मैनेजमेंट कर रहा है कि नहीं. स्टॉक टेकिंग में भी ऑडिटर खुद नहीं स्टॉक गिनता है, स्टॉक टेकिंग को विटनेस करता है. मतलब he sees what the management doing. What is the management doing? That is his lookout. ये काम तो मैनेजमेंट करेगा. मैनेजमेंट ये काम कर रहा है कि नहीं ये पहले देखेगा, और कर भी रहा है तो रिजल्ट्स को रिकॉर्ड से मैच हो रहा है कि नहीं देखेगा और डिस्क्रिपेंसी को नोट करेगा. यही है काम. और मैनेजमेंट को ये करने के लिए कितना टाइम है? ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, बट गाइडेंस नोट क्या बोलते हैं वो तो सिखा दिया. 3 साल में फिक्स्ड एसेट्स फिजिकली वेरीफाई होना चाहिए. हर 3 साल में. बहुत सारा है ना, तो 3 साल में एक बार मतलब 1/3 ऑन एन एवरेज एवरी ईयर होना चाहिए. तभी तो 3 साल में एक बार होगा. सर डिस्क्रिपेंसी वाला बात बोलिए, पढ़ो. whether any material discrepancy were noticed on such verification, and if so whether the same have been properly dealt with in the books of accounts. क्लियर है? तो पहला वाला पॉइंट क्लियर है ना माय फ्रेंड्स? ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. देखो, हर एक क्लॉज को ऐसे अगर पढ़ोगे तो कभी भूलोगे ही नहीं. मैं तो बोल दिया, प्रॉमिस किया, कोई कुछ भूलेगा नहीं. ओके, इन्वेंट्री आ जाओ. दूसरा पॉइंट में मैं बोल दूं ये काम आसान है इन्वेंट्री वाला. ऊपर में जो 3 पॉइंट पड़े उसमें से 2 पॉइंट कॉमन. 2 पॉइंट कॉमन है. पढ़ाइए सर, दिखाइए, प्रूफ दिखाऊंगा, थोड़ा सुन लो. तो देखो 2 पॉइंट ही है. ये जो 2 पॉइंट था बी एंड सी, ये यहाँ पे ए बी हो गया. देख लो अगर मैं गलत हूं. अगर सही लगे मेरे को तो ऐसा कर देना. जो
फिक्स्ड एसेट्स का पॉइंट नंबर 2 एंड 3 है, वही इन्वेंट्री का 1 एंड 2 है। आगे पीछे कुछ नहीं है। अमृता सही नहीं लगा? आगे पीछे कुछ नहीं है। ग्रेट। तो सर ये तो आसान हो गया, और आप एल एल लोन 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 और लोन बोले थे, तो लोन और लोन ही बोल रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग बैक ऑन माई जबान और वर्ड। ठीक है, ओके। तो सर इसमें कॉपी पेस्ट, हाँ तुम्हारा तो कॉपी में कॉपी पेस्ट नहीं होगा, तुम लोग लिख लो। क्लियर है? सर थोड़ा गैप दीजिए एक लाइन का। हाँ दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, ओके। लोन ये पढ़ाइए सर, बिल्कुल तुम लोग कॉपी कर लो, उसके बाद पढ़ा रहा हूँ। कॉपी करके एक दे देना। ग्रेट ग्रेट। अमृता तेरे लिए वेट कर लो, बाकी लोग का कॉपी हो गया सुपर फास्ट। ग्रेट, ओके। लोन बाय कंपनी। अच्छा सर ये तो समझ में आया, लोन गिवन बाय कंपनी। हाँ, लोन गिवन बाय कंपनी। सर ये भी तो लोन बाय कंपनी है, तो दोनों अलग क्यों है? हाँ अलग है। ये बोल रहे हैं लोन गिवन बाय कंपनी, और ये बोल रहे हैं लोन टू डायरेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी, दोनों अलग चीज हो गया, इसीलिए अलग हो गया। लोन किसको दे रहे हैं उसमें अलग हो रहा है। समझ में आया? पॉइंट 3 एंड 4 बोथ आर एल फॉर लोन, बट व्हाई आर दे सेपरेट? एंड लोन बाय कंपनी मतलब लोन गिवन बाय कंपनी है दोनों। कंपनी जो लोन दे रहे, लाइबिलिटी या एसेट, एसेट कंपनी जो दो लोन देता है वो कंपनी का एसेट है, रिसीवेबल है। तो कंपनी जो लोन दे रहा है, ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट और अमेंडेड होके आया सत्यम वाला कंपनी का जो स्कैम था उसके बाद। वो स्कैम में इंटर कंपनी लोन्स, एक कंपनी अपना होल्डी ओन्ड सब्सिडियरी को लोन दे दिया, होल्डी ओन्ड सब्सिडियरी का डायरेक्टर भी उसी कंपनी का डायरेक्टर था, और वो प्राइवेट लिमिटेड था, तो डायरेक्टर वहां से पैसा खींच के कहां क्या किया। तो यही है, इसको रोकने के लिए कारों में ये क्लॉजेस को और स्कैनर में लाया गया और इंपॉर्टेंट बनाया गया। तो लोन गिवन बाय कंपनी नंबर 3, एंड नंबर 4 इज लोन्स टू डायरेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। अभी लोन गिवन बाय कंपनी में सिंपल 3 चीज देखना पड़ेगा, सुन लो ध्यान से सुनो। बोल रहे लोन तुम दिए हो कंपनी, तो ऑडिटर रिपोर्ट करो तो ये लोन का टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है कि नहीं? नेचुरली टर्म्स ऑफ द लोन, हाउ कैन इट बी प्री जुडिशियल? मेरा भाई का कंपनी को मैं दे दिया, और मैं मैनेजमेंट में हूं मेन कंपनी का, तो मैं आराम से पेन घुमा के दे दिया। रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, रेजोल्यूशन को भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर लेता है बड़ा इंपॉर्टेंट लोग। आज मुकेश अंबानी अगर जियो के लिए कुछ बोलेगा तो ऐसे ही वोट उनका ही है, बट फिर भी इन्फ्लुएंस भी तो है। और प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी का मतलब टर्म्स, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा 1%, तो कोई फायदा है नहीं, प्री जुडिशियल है, नुकसानदायक है। ये पैसा बैंक में रहता तो ज्यादा कमाता। और प्री जुडिशियल और क्या हो सकता है? वेव कर दिया, इंटरेस्ट लिया ही नहीं, एटसेट्रा। सो बेसिकली पहला चीज जो देखने के लिए बोल रहे, देखो लोन गिवन बाय कंपनी में टी एंड सी यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट प्रीजुडिशियल टू कंपनीज इंटरेस्ट। फिर 2 चीज देखोगे, पढ़ने का दरकार नहीं है, खुद से बताओ। शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है कि नहीं, एंड रीपेमेंट रेगुलरली हो रहे कि नहीं। यानी कि मैं जिसको लोन दिया उसको बोल दिया हर एक साल के एंड में प्रिंसिपल का 1/5 देना पड़ेगा, और उस पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट दिस रेट। तो ये मतलब मेरा रीपेमेंट शेड्यूल तैयार है, एंड उसके साथ साथ मैं ट्रैक रख रहा हूं कि रेगुलर वो पैसा दे रहा है कि नहीं। लास्टली अगर ओवरड्यू हो गया है लोन, ओवरड्यू का मतलब ड्यू होने के ऊपर, आज पे हो जाना चाहिए था, आज पे नहीं हुआ, तो कल से ये अमाउंट क्या हो गया? ओवरड्यू। ड्यू क्रॉस कर गया। तो इफ द अमाउंट इज ओवरड्यू, विजय माल्या का हर लोन
ओवर ड्यू है, एनपीए है सर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट ऑफ कर देना पड़ा। स्टेट द टोटल अमाउंट ऑफ ओवर ड्यू, स्टेट द टोटल अमाउंट ऑफ ओवर ड्यू फॉर मोर देन कितना डेज, हाउ मेनी डेज, 90 डेज। कारो 2016 को जो लिखा है 3 महीना। एंड वेदर रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल। ओके ग्रेट। तो सर लोन का बताइए। T&C, prejudicial to the interest of company and repayment schedule for principal and interest, and lastly क्या है, overdue over 90 days and reasonable steps for recovery। कॉपी हो गया? यही है सर, यही मेन पॉइंट्स है, और इसी को अगर याद रखोगे बस काम बन जाएगा। कॉपी हो गया तो हाँ थम्स अप दे दिए, वेरी गुड। तो सर ये चौथा लोन क्या था, ये चौथा है फिल। चौथा लोन था लोन्स टू डायरेक्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बाय द कंपनी। सर कारो अभी डर लग रहा है? नहीं, ऑडिट में कोई भी चीज डर नहीं लगेगा। मैं अमेंडमेंट क्लास में ऐसे और रिवीजन क्लास में ऐसे चक्कर करा के पढ़ाऊंगा कि हर चीज टिप ऑफ द टंग में रहेगा, खाली घर में पढ़ना पड़ेगा। देखो अकाउंट्स हम लोग 10-10 सम सॉल्व करते हैं, कॉस्ट में हम लोग 20-20 सम सॉल्व करते हैं, टैक्स में हम लोग प्रोविजन को 100-100 बार पढ़ते हैं, तब ये सब्जेक्ट आसान होते हैं। और ऑडिट और लॉ क्या होता है, लोग पढ़ता नहीं है और सोचता है कि एक बार में 30 मार्क खा बन जाएगा। नहीं, गलत अप्रोच है। जो पढ़ेगा उसको लॉ ऑडिट में भी 60-70 आ सकता है। ये फाउंडेशन लेवल से मैं ये कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ और बोल रहा हूँ बार बार एक चीज, और ये आजमा के देखो एक बार। और ऑडिट ही तो जिंदगी है किसका, सीए का। प्रैक्टिसिंग सीए का मेन काम क्या है, स्टार्ट ऑडिट। सोचो कभी। ओके सो इन्वेस्टमेंट, ओके सर। इसीलिए अकाउंट्स जानना भी, अकाउंट्स स्ट्रांग होना चाहिए सर। मेरा अकाउंट स्ट्रांग है, हाँ। सीए फाइनल में अकाउंट्स पढ़ाता था मैं, कोई अफसोस नहीं है या वो नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस कि दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड माय टीचिंग करियर विद, इफ यू गाइस डोंट नो और डिडंट नो। ठीक है, तो अकाउंट स्ट्रांग नहीं रहेगा तो तुम ऑडिट लॉ कैसे पढ़ाओगे? अकाउंट्स इतना स्ट्रांग होगा तब तो ऑडिट लॉ और भी एडवांस्ड है। तो ये सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, फॉर द टू शो यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट्स आई एम टेलिंग। ओके ऑल राइट, आई स्टिल टीच अकाउंट्स, आई स्टिल टीच अकाउंट्स एसीसीए को। एक्चुअरीज में जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का पेपर है CB1, I teach these papers highest level, IFRS जहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, ओके नाउ let us and I teach lower levels accounts also, CA फाउंडेशन में अकाउंट शुरू कर दिया। ठीक है, ओके नाउ let us focus on loans to directors and investments। loans to directors and investment ये क्या है सर, समझाइए। डायरेक्टर घर का आदमी है भाई, रिलेटेड पार्टी, घर का आदमी का मतलब रिलेटेड पार्टी। ये रिलेटेड पार्टी में ही चोरी ज्यादा होता है ना। अभी मैं बोल रहा था सत्यम वाला केस, इसको कभी इंटरनेट में पढ़ना और सोचना क्या हुआ था। रामालिंगम राजू सर कौन है ये, सत्यम का सीईओ जो फ्रॉड केस में फंसा था, बाद में चेक करना। मिस्टर राजू आंध्र प्रदेश, हाँ। एंड मिस्टर राजू का बहुत बड़ा एम्पायर था, सत्यम उन्हीं का कंपनी था। रातों रात सत्यम लिस्टिंग कराने के 1 साल के अंदर अंदर 1000 रुपये के ऊपर शेयर्स चला गया। जो लोग शेयर बाजार में इंटरेस्ट रखते हो या हिस्ट्री ऑफ शेयर बाजार पता है तो पता रहेगा। 2008 का टाइम है, मैं तब सीए इंटर का पढ़ाई कर रहा था।
तो तब क्या हुआ, रातों रात शेयर्स बढ़ गया 2006-7, इन्वेस्टर लोग बहुत आ गया, जो लोग शेयर होल्ड कर रहे थे सोच रहा था सत्यम वाह क्या शेयर है। अचानक स्कैम आया 7,000 करोड़ का, कितना 7,000 करोड़ का बुक्स में गड़बड़ी था। और PwC was the then auditor, प्राइस वाटर कूपर एंड हैदराबाद, PwC हैदराबाद, एंड उसका पार्टनर तो गया ही। उसके बाद कंपनीज एक्ट इतना स्ट्रिंजेंट बनाया गया कि कोई भी ऑडिटर पकड़ा गया तो बस गया उसका लाइफ। मैं हमेशा साइन के पहले ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और वहां पे तो PwC जरूर शामिल था। 7,000 करोड़, तुम समझ पा रहे हो, एसेट साइड में डिपॉजिट्स दिखाया हुआ था सत्यम का, और डिपॉजिट्स विथ व्हाट, होल्डी ओन सब्सिडियरी कंपनीज, यानी कि इन्वेस्टमेंट। ये वाला पॉइंट, इसमें क्या देखना चाहिए एक ऑडिटर को, वही अभी सीखोगे तो याद रखो। क्लियर है? तो यही है फंडा। सर ये फाइनल में ज्यादा अच्छा से समझाया जाता है? हाँ, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर फाइनल टू मतलब एक्सप्लेन। में दिल खोल के बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग का ये, अगर एक क्लास पूरा मैं समझाऊं तो समय बर्बाद होगा, आएगा नहीं। फाइनल में ही है डायरेक्टर्स वाला चीज, ठीक है, सीएमए में भी। ओके नाउ सर, तो थोड़ा बहुत समझा दीजिए। हाँ थोड़ा बहुत तो इसलिए बोला, एक बार बुक में जाते हैं, पहले पूरा दो ये क्लॉजेस को पढ़ते हैं, एल और एल को शुरू से नीचे। भले ही आज कुछ क्लॉजेस बाकी रह जाए, मैं बोला ही था, तभी नेक्स्ट क्लास का फायदा है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने लायक फिर आधा घंटा 1 घंटा कारो में जाएगा और बाकी 1 घंटा में वो हो जाएगा बाकी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 3, वेदर द कंपनी has granted any loans secured or unsecured to companies, firms, LLP or other person, मतलब किसी को भी covered and are covered, sorry एक सेकेंड, हाँ, are covered in the registered maintained under section 189। ये सेक्शन 189 ही तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, और ये सेक्शन 185(6) भी तुम लोग का सिलेबस में नहीं है। तुम लोग का सिलेबस में सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट तक है, इसीलिए मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, फाइनल का चीज है, मैं बोला ना अभी, तो इसीलिए दिखा दिया कैसे। और बट ये 3 चीज जो देखना पड़ता है लोन देने से, वो मैं सिखा दिया, वो तो एकदम अंदर का चीज है, सीख गए। सेक्शन नंबर खाली याद रखना अगर हो सके तो 189, रजिस्टर अंडर 189, मतलब जिसको लोन दिया उसका नाम वगैरह लिखना पड़ता है इस रजिस्टर में। ओके, रिलेटेड पार्टी वगैरह है। और लोन टू डायरेक्टर तो डायरेक्टली रिलेटेड पार्टी है, तो क्या बोला, रेस्पेक्ट ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटीज। गारंटी मतलब डायरेक्टर का बेटा बाहर पढ़ने जा रहा है, कंपनी डायरेक्टर का गारंटी दे रहे हैं, ऐसा होता है? हाँ ठीक है, रेजोल्यूशन पास करके होता है, बट लिखना पड़ेगा तुमको कहाँ पे, रजिस्टर में देखो। एंड सिक्योरिटी, वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 हैव बीन कंप्लाइड विद। प्रोविजन ऑफ 185 एंड 6 में पढ़ोगे फाइनल में, याद रखना मेरा बात, कि पढ़ोगे कि रेजोल्यूशन पास करके होना चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, वो सब, ठीक है। एंड इफ नॉट, अगर ये प्रोवाइड ये कंप्लाई नहीं हुआ तो फिर डिटेल देना पड़ेगा ऑडिटर को। इतना कठिन हो गया अभी लोन वगैरह सत्यम के बाद से, क्लियर है? तो समझ में आया? तो ये वाला पॉइंट लोन टू डायरेक्टर में बोल रहे 4 चीज, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट करते वक्त प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 कंप्लाई हुआ कि नहीं, सिंपल चीज, तो सीख गए ना। सो लिखना पड़ेगा वेदर प्रोविजंस ऑफ 185 186 सिखा नहीं रहा, वो है नहीं। मैं बोल दिया हल्का से, रेजोल्यूशन वगैरह।
यही तो बोला, यही बोला, लिख लो जल्दी से। और नंबर 5 क्या सर यहाँ पे लोन गिवन बाय कंपनी में 189, रजिस्टर ऑफ 189, ये जिक्र याद रखो तो बढ़िया है। पूरा सैक्रोसैंक्ट अगर कारों को कोई रट जाता है, फाइनल में सुविधा यही होता है 185, 189, 186 पे उसका पड़ा हुआ है, उन लोग को भी बोल दिया। ठीक है, याद रहेगा। पॉइंट नंबर 5, 6 एक साथ, 5, 6, 7, 8 एक साथ। ठीक है सर, क्या है डी, डी के बाद सी, मैं ऐसे बोलता हूं डिज्नी कॉमिक्स, डिज्नी कॉमिक्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है, डीसी, डिज्नी कॉमिक्स, या फिर डिस्ट्रिक्ट कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो डीसी, फिर एस आर, डीसी एस आर, एस आर क्या है, शाहरुख खान एस आर, या कोई भी एस आर। ठीक है, तो जल्दी से देखो, 5 हो गया, 5 हो गया डी, डी फॉर व्हाट सर, डिपॉजिट्स, डीसी फिर एस आर, डिज्नी कॉमिक्स फिर शाहरुख खान, फिर डीसी एस आर। एस स्टैट्यूटरी ड्यूज, आर, सॉरी, हाँ आर, ठीक है, आर इज रिपेमेंट ऑफ लोन, ये लाइबिलिटी, रिपेमेंट ऑफ लोन। क्लियर है, यहां तक देख लो एक बार। अपने ये 4 क्लॉज अभी करेंगे, जल्दी होगा, ये 4 के बाद नेक्स्ट 4 लेंगे, ऐसे करके 4 4 4 4 16। ठीक है, ओके। नाउ पहला 4 चौका हो गया, ये 4 ओवर बाउंड्री होगा, छक्का होगा। ठीक है, एंड उसके बाद जो 2 2 4 है वो एकदम आसान है, सिंगल्स में खेल सकते हो। ठीक है, तो ये DCSR क्या बोल रहे हैं, पहले D फॉर डिपॉजिट, C फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, S फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड R फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन्स। इसके पहले क्या किया, फिल DCSR, देखो याद हो गया ना। उसके पहले क्या किए थे कारों में, एप्लीकेबिलिटी बिप्स, मैं बोला ना ऐसे सिखाऊंगा कि कभी भूलोगे ही नहीं आप लोग। तो DCSR के पहले फिल, उसके पहले बिप्स, और क्लॉजेस में 16 क्लॉजेस में पहला 8 क्लॉज पूरा दिमाग में छप गया, पहला 4 क्लॉज, और दूसरा नेक्स्ट 4 क्लॉजेस का नाम पूरा क्लियर हो गया, डिपॉजिट कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एस फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज, आर फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन्स। अभी देखते हैं डिपॉजिट, डिपॉजिट तो पता ही है, कंपनीज एक्ट पढ़े हो, कंपनीज एक्ट सेक्शन 73 से 76 ए, याद है ना। एक कंपनी मेंबर्स से डिपॉजिट ले पाएगा, बाहर वाला से डिपॉजिट ले पाएगा। सेक्शन 74, जिस दिन से ये सेक्शन आया था 1 साल के अंदर सारा डिपॉजिट चुकाना पड़ा, रिटर्न फाइल करना पड़ा, याद है। तो वो सारा प्रोविजन डिपॉजिट्स में वही बोला, देखो सेक्शन 73 टू 76 का प्रोविजंस कंप्लाई हुआ कि नहीं, पढ़ लिए ना, तो पता ही है कंप्लाइड हुआ कि नहीं, कहां लिखा देखो, वेदर द फॉलोइंग हैव बीन कंप्लाइड, जिसका जो कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है वो कंपनी क्या प्रोविजंस ऑफ 73 और 76 मान रहे, ये देखो, देखना पड़ेगा एज एन ऑडिटर। क्या खाली खाओगे और सोगे एज एन ऑडिटर, नहीं, काम करना पड़ेगा। ओके, और मतलब हिंदी में और, इंग्लिश में नहीं, एंड इफ द ऑर्डर हैज बीन पास बाय CLB, ये CLB अभी यही है मेन, कौन है सर, NCLT, और RBI और एनी अदर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, जैसे कि ITAT, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, अगर कोई ऑर्डर दिया और ये ऑर्डर का कंप्लायंस हुआ कि, तो बेसिकली ऑथोरिटीज का ऑर्डर का कंप्लायंस हुआ कि नहीं, और सेक्शन 73 से 76 ये तो याद ही रहेगा, इसका कंप्लायंस हुआ कि, क्लियर है।
तो डिपॉजिट में दो ही पॉइंट है, लिख सकते हो खुद से भी, याद रखना। वेदर, सॉरी, क्लियर है, यही तो है, यही है सर। हाँ, ओके। कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट रिकॉर्ड सेक्शन 148, याद है ना, सेक्शन 148 चैप्टर 10, लास्ट सेक्शन ऑफ सीए इंटर का सिलेबस, ठीक है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड सेक्शन 148, देखो वो लोग भी मेंशन किया सेक्शन 148, ठीक है। तो बोला सीजी, मैं पढ़ाते वक्त बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि हर सेक्टर को, हर इंडस्ट्री को, हर मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन लोग को नोटिफाई करेगा उन लोग को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, और उनमें से जो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा उन लोग को कॉस्ट ऑडिट भी कराना है, सीएमए, अमृता से, ठीक है। सो इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स under section 148(1) of companies act whether such accounts and records have been maintained, तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा, ऑडिटर जाके देखेगा ये हर कंपनी का माथापच्ची नहीं है, बोलो मैं जिस कंपनी का कारो बनाऊंगा उसका ये है ही नहीं एप्लीकेबल, तो क्या मैं देखूंगा? नहीं, मैं देखूंगा किसको? जिस कंपनी का ये एप्लीकेबल है, हर क्लॉज जिस कंपनी का एप्लीकेबल है उसी का देखना पड़ेगा। तो पॉइंट क्लॉज 3 पैरा 3 क्लॉज 4, देखो 3 मैं बोला, थर्ड पैरा, 4 पैरा है टोटल कारो में, थर्ड पैरा का क्लॉज 6 जिसको अप्लाई करेगा उसी के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा, जिसका अप्लाई नहीं करेगा उसका लिख लूंगा नॉट एप्लीकेबल। समझ में आया? तो ये है फंडा। तो सारा क्लॉजेस, 16 क्लॉजेस लगता भी नहीं है हर कंपनी को। क्लियर है? कॉस्ट ऑडिट तो ऐसा ही एग्जांपल है। ओके, क्लियर है? तो वेदर, वेदर कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड एज पर, एज पर, हाँ शिवम भी सेम है, सॉरी। तो whether cost records have been maintained as per section 148(1) of companies act। ओके माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, नेक्स्ट स्टैट्यूटरी ड्यूज। सर इसमें थोड़ा गैप दीजिए, हाँ स्टैट्यूटरी ड्यूज थोड़ा बड़ा है, भूल गया था, मतलब बड़ा नहीं है, छोटा है, बट आई मीन उससे पॉइंट्स में थोड़ा मेरे को लिखना पड़ेगा, जगह कर। स्टैट्यूटरी ड्यूज में क्या है सर? बोलो। एम्प्लॉय का जो ड्यूज है वो स्टैट्यूटरी ड्यूज है ना, और गवर्नमेंट का जो ड्यूज है वही स्टैट्यूटरी ड्यूज है। तो बेसिकली एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट, ऐसे सोचो। एम्प्लॉइज का क्या क्या ड्यू है सर? बोनस, पीएफ वगैरह। तो स्टैट्यूटरी ड्यूज में आइए सर, दिखाइए, तुम लोग खुद से पढ़ो। देखो दो दो है, ऊपर वाला है एम्प्लॉइज और नीचे वाला है गवर्नमेंट। एक बार खुद से पढ़ो, रीड ऑन योर ओन, एक बार खुद से पढ़ो। मैं ये ऑफ कर रहा हूँ, जाके पढ़ पाओ। मेरे को पता नहीं स्क्रीन कैसे आ रहा है तुम लोग का। आई एम देयर। पढ़ के डन लिखो।
ओके ओके, सो देखो पहला वाला एम्प्लॉय मैं जो बोला, दूसरा वाला गवर्नमेंट ड्यूज बोला। कंपनी रेगुलर है कि नहीं? अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड का मतलब क्या है? अनडिस्प्यूटेड का मतलब है अनकंटेस्टेड, जिसको लेके कोई डिस्प्यूट या बहस नहीं है। कंपनी भी बोल रही है ये ड्यू है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय भी बोल रही है ये ड्यू है एम्प्लॉय का, दोनों में कोई बहस या डिस्प्यूट नहीं है, तो अनचैलेंज्ड कंपनी का जो ड्यू है, क्या स्टैट्यूटरी ड्यूज, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज इंक्लूडिंग पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स। मैं एक चीज गलत बोला, बाइफरकेशन, ये होगा अनडिस्प्यूटेड, ये होगा डिस्प्यूटेड। गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय मिला के दोनों में ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये अनडिस्प्यूटेड है, ये डिस्प्यूटेड है, वही लिखाऊंगा मैं, इसलिए जगह किया। तो अनडिस्प्यूटेड में क्या क्या बोल रहा है पीएफ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पीएफ तुम लोग देख के बोल सकते हो, ईएसआई, आईटी, सेल्स टैक्स, पीएफ, ईएसआई, आईटी, सेल्स टैक्स, 4 और 3 है, सर्विस टैक्स, ड्यूटी ऑफ कस्टम, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, वैट। सर और 4 था, हाँ और 4 था, सेस और एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज 10, ठीक है 10। तो सर क्या, एक बार लिखिए, अनडिस्प्यूटेड, जगह कम है बट मैं स्क्वीज इन कर लूंगा, हॉराइजॉन्टली लिखूंगा। अनडिस्प्यूटेड क्या क्या है सर? पीएफ, ईएसआई, आईटी, एसटी, वैट, और क्या था भूल गया, सेस एंड अदर, हाँ कस्टम एंड एक्साइज, कस्टम एक्साइज, ऑल इनडायरेक्ट टैक्स, अभी जीएसटी हो गया, सर्विस, पहला वाला एसटी है सेल्स टैक्स, ये वाला है सर्विस टैक्स, सेस और एनी अदर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अनडिस्प्यूटेड जो है वो रेगुलरली पे हो रहे कि नहीं देखने बोल रहे हैं। देखो, इफ द कंपनी इज नॉट रेगुलर इन डिपॉजिटिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज, तो कितना बाकी रहता है, एक्सटेंट ऑफ अरियर्स आउटस्टैंडिंग फॉर ओवर 6 मंथ्स। मेरा एक क्लाइंट का होने वाला है, मेरा एक क्लाइंट का होने वाला है, बट शुक्र मना रहा हूं कि वो बड़ा कंपनी है नहीं, तो कार्डो एप्लीकेबल नहीं होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो टर्नओवर के नीचे है, बट उसका 6 महीने के ऊपर वो कुछ पे नहीं किया अभी कोरोना के लिए, और वो उसको एक्सक्यूज मिल गया, हर बात में बोल रहा है कोरोना, ठीक है। ऑडिटर्स भी वही बोल के रख दिया, ठीक है। ओके नाउ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो 6 महीने के ऊपर अगर पेबल हो गया और ड्यू बाकी है, तो कितना बाकी है, कौन सा फोरम के पास, ये तुमको लिखना है, ऑडिटर को लिखना है, ठीक है, ये ऑडिटर को लिखना है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ ड्यूज ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम, एक्साइज और वैट, 5 चीज, ये अगर डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूट मतलब ये सब चलता है ना झगड़ा, इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है कि 5 लाख होगा, हम लोग बोलते हैं नहीं 2 लाख होगा, तो डिस्प्यूट चलेगा, वही जाएगा सीआईटीए के पास, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास, और वो डिस्प्यूट में अगर मैं हार गया, मैं जाऊंगा आईटीएटी, ठीक है। तो आईटीएटी के पास, आईटीएटी के ऊपर है हाई कोर्ट, उसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है भाई, घर आ जाना, ठीक है। तो ये है फंडा, यानी कि इन केस ऑफ ड्यूज जो डिस्प्यूटेड है, उसके लिए क्या बोला, बोल रहे हैं कि अमाउंट इन्वॉल्व और फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग, ठीक है। तो यही यही 2 चीज बोला, एस लिख। और 6 मंथ्स वाला कहाँ था, ऊपर,
क्लियर है? लिख लिए तो एक बार अंगूठा। ग्रेट। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अगर क्लियर है तो अंगूठा, और लिख लिए तो अंगूठा। ग्रेट ग्रेट। अमृता यू देयर? सो गई? ठीक है, सो जाओ। नाउ ओके ग्रेट। रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन सर ये लेके क्या बोलना है? ये तो आसान है भाई। लोन लिए हो, पैसा वापस नहीं करोगे। लोन लिए हो बेशरम कंपनी, पैसा वापस करो। ऑडिटर ये नहीं बोलेगा पैसा वापस करो, ऑडिटर खाली ऑब्जर्व करता है और लिख देता है। तो वही बोला ऑडिटर, तू देख वेदर कंपनी डिफॉल्ट किया कि नहीं, रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग्स, बैंक को पैसा दिया कि नहीं, एफआई का पैसा चुकाया कि नहीं, गवर्नमेंट से पैसा लेके मारा, गवर्नमेंट से मार नहीं पाएगा, गवर्नमेंट उल्टा। ठीक है, और ड्यूज और टू डिवेंचर होल्डर्स, ये भी दिया कि नहीं। डिवेंचर भी तो लोन ही है, पढ़ते हो ना, सिक्योर्ड लोन। इफ यस देन डिफॉल्ट जो किए हो, डिफॉल्ट का पीरियड कितना और अमाउंट कितना। क्लियर है? तो ये एकदम आसान है। वेदर डिफॉल्ट, वेदर डिफॉल्ट, if yes then period and amount. Is it clear? Okay, तो यहां तक क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है तो एक एक्सरसाइज करो, ना देख के क्लास वर्क कॉपी खोलो, खोलो। ठीक है, खोल के पहला 8 पॉइंट लिख लो, ना देख के। ना देख के एक बार लिखो। पॉइंट का सब पॉइंट ना लिखने से भी चलेगा, वो घर में करना, सब पॉइंट लेके, अभी उतना समय नहीं है। खाली फिल और उसके बाद क्या क्या लिखा लिख लो, और लिख के बोलो लिख पाए, या हाँ चैट में भी लिख सकते हो। फुल फॉर्म देके लिखना पड़ेगा। फिल डीसीएसआर तो सबको पता है, ना देख के, दैट्स द चैलेंज। तीनों चैट में लिखो, चैट में लिखो, कॉपी में नहीं, क्योंकि कॉपी कैसे देखूंगा। वेरी गुड, शिवम बहुत अच्छा कर रहा है। देखो मत, चीटिंग मत करो, हाँ खुद से। यू गाइज आर ऑनेस्ट, आई नो, ऑनेस्ट बंच, ऑल ऑफ यू आर वेरी ऑनेस्ट। शिवम छोड़ के सृष्टि और अमृता। वेरी गुड अमृता, वेरी गुड शिवम। डीसी याद नहीं है, डी फॉर डिपॉजिट, सी फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड। ठीक है, नाउ नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग स्ट्रेट अवे अभी नेक्स्ट चीज समझेंगे। वो क्या है सर? बता रहा हूँ, डोंट वरी।
जस्ट अ मोमेंट। हाँ, स्ट्रेट अवे अपने नेक्स्ट 4 पॉइंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट 4 पॉइंट्स होने के बाद समय अगर रह गया तो बाकी लास्ट 4 पॉइंट्स भी हो जाएगा, तो आज ही खत्म हो जाएगा कारो। कोशिश करते हैं, 20 मिनट है, 20 मिनट से ज्यादा ही है, 25 मिनट है पकड़ लो। ओके, नाउ ध्यान से सुनना, ये जो नेक्स्ट 4 पॉइंट्स है एकदम ही आसान है सर। क्या है? URAN, URAN, उड़ान। मैं ऐसे बोलता हूं उड़ान। URAN का फुल फॉर्म क्या होगा? उड़ान। सर बहुत लोग तो डी से उड़ान को लिखते हैं, हाँ डी से लिखते हैं, मैं URAN बोलने से उड़ान भी होता है तो उड़ान लिखता हूं। सर इतना आसान हो जाएगा ऑडिट या कोई भी थ्योरी तो मस्ती आ जाएगा। हाँ, URAN उड़ान, AN, U for unutilized, R for सर रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, ये क्लॉज नंबर 10 है। उड़ान इज 9 तो 10 इज ऑलवेज रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स। ये क्या फ्रॉड्स है मैं बताऊंगा। याद होगा मैं फ्रॉड वाला चैप्टर में पढ़ाते वक्त इसका रेफरेंस लिया था। मैं बोला था जब भी फ्रॉड होता है ऑडिटर को 3 चीज देखना पड़ता है, एक सेक्शन 143 का सबसेक्शन 12 और एक है कारो का क्या रिपोर्टिंग है। सेक्शन 143-12 तो हर कंपनी के लिए है, कारो हर कंपनी के लिए नहीं है, यही फर्क है। और फ्रॉड का जो तीसरा चीज क्या देखना पड़ता है, फ्रॉड का जो ऐसे है ऐसे 240। तो 3 चीज एक ऑडिटर को देखना पड़ता है जब फ्रॉड इन्वॉल्व होता है उसको ऑडिट में। नंबर 1 इज ऐसे 240, नंबर 2 इज सेक्शन 143 का सबसेक्शन 12 रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स, एंड नंबर 3 इज सेक्शन 143 का 11 जो कि कारो है, कारो में क्लॉज 10। सर अनयूटिलाइज तो आप बोले ही नहीं, अनयूटिलाइज्ड फंड्स ऑफ आईपीओ एंड एफपीओ, अनयूटिलाइज्ड सॉरी यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ एंड एफपीओ, मैं गलत हूं, जो है वही लिखो। मतलब अनयूटिलाइज जो फंड्स पड़ा है वो ठीक से वो हो रहा है कि नहीं। यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ एंड एफपीओ, जो फंड्स उठ रहा है इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर से, यानी कि पब्लिक को सिक्योरिटीज ऑफर करके जो पैसा इकट्ठा कर रहा है कंपनी ठीक से यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं। प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर का याद आ रहा है ना, वैसा। और ए एंड एन, निधि कंपनी एन, एंड ए फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। सर ए फॉर अप्रूवल ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, निधि कंपनी। अब आराम से समझेंगे, आराम से इसको समझेंगे और पूरा फोकस करेंगे, 100% फोकस करेंगे आराम से समझ के, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट देना, आराम से समझना। नंबर वन यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ एंड एफपीओ। देखो, वेदर मनी रेज्ड by IPO and FPO and the term loans were applied for the purpose for which they were raised। यानी कि मैं अगर पैसा उठाया ये बोल के बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगा और वो पैसों का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ना करके मैं दूसरा कुछ करा रहा हूं तो वो रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑडिटर को। If not, details together with delays and defaults and subsequent rectification, if any, as may be applicable, are reported। Clear है? Reporting of fraud, तो सर यूटिलाइजेशन में देखना पड़ेगा whether the funds are utilized as promised। Reporting of frauds, ये कौन सा फ्रॉड है सर? मैनेजमेंट फ्रॉड, एम्प्लॉय फ्रॉड। हम लोग इसे 240 में पढ़े थे ना, 2 तरह का फ्रॉड हो सकता है, ग्लोबल, लोकल। मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स और आइटम फ्रॉड्स।
मैनेजमेंट फ्रॉड या एम्प्लॉय फ्रॉड। तो ये फ्रॉड कौन सा है? ये कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड हुआ या कंपनी कोई फ्रॉड किया, दोनों ही। इट कवर्स ऑल, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय। कंपनी खुद से क्या करेगा? जो भी करेगा ऑफिसर एंड एम्प्लॉय। एंड हैज नॉट बीन, एंड हैज क्या बोला है? and has been noticed or reported during the year, if yes, nature and amount involved is to be indicated। तो एकदम आसान है सर। by or on company, by officers or employees during the year, during the year, amount involved and nature। एकदम आसान है सर, एकदम आसान है, तो एकदम आसान है। ओके, मैनेजरियल रेम्युनरेशन लेके ज्ञान है, ये भी तुम लोग का सीए फाइनल का टॉपिक है, सेक्शन 195 वगैरह। तो ये मैनेजरियल रेम्युनरेशन का एक लिमिट होता है जो अकाउंट्स में तुम लोग को सिखा दिया जाता है, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। सुनते हो? तो ये बात सही में मैनेजरियल 197 शेड्यूल 5 रादर, तो ये बात सेक्शन 197 में लिखा है, और कंपनीज एक्ट का 7 शेड्यूल में शेड्यूल नंबर 5 भी मैनेजरियल रेम्युनरेशन का कैलकुलेशन कैसे होगा नेट प्रॉफिट का वो दिया हुआ है। तो ये दो तुम लोग को अकाउंट्स क्लास में सिखाया जाता है, ऑडिट का पार्ट नहीं है, लॉ का भी पार्ट नहीं है, अभी लॉ का पार्ट होगा फाइनल में। तो ये बात ही चेक करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर कि मैनेजरियल रेम्युनरेशन जो दिया है, मैनेजरियल रेम्युनरेशन मतलब केएमपी को, डायरेक्टर को जो पैसा जा रहा है, paid or provided in accordance with requisite approvals mandate by provision section 197 read with section schedule 5 of companies act, if not amount involved कितना ज्यादा दिया और जितना ज्यादा दे दिया उसका रिफंड के लिए क्या स्टेप्स लिया है, ये लिखना पड़ेगा। तो अप्रूवल ऑफ एमआर में क्लॉज 11 ऑफ कारो 16 क्लॉजेस में, क्लॉज 11 में बोल रहे हैं कि वेदर सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5 complied if excess amount of managerial remuneration paid। ये तो लिमिट तय किया, लिमिट के ऊपर अगर मैनेजर को रेम्युनरेशन दे दी, मैनेजर मतलब नॉर्मल मैनेजर नहीं, डायरेक्टर। मैं मैनेजर होके काम कर रहा था, मैं डायरेक्टर था कंपनी का, नहीं, वो मैनेजर पोजीशन है, ठीक है। सो इफ एक्सेस पेड then steps for taking refund। क्लियर है? ओके। निधि कंपनीज क्या है? मैं पहले भी बोला था फाउंडेशन लेवल में, शायद और एक बार बोलूंगा ऑफ कोर्स कारों के लिए। निधि कंपनीज क्या है पहले समझते हैं, फिर हम लोग देखेंगे प्रोविजन। निधि कंपनीज आर बेसिकली स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सपोज कीजिए मेरे को लोन चाहिए, मेरे तरह और मेरा 5 दोस्त को भी लोन चाहिए, कभी भी हम लोग एक दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, दोस्त लोग से एक दूसरे से ही लोन मांगते हैं। तो हम लोग सोचे कि चलो भाई एक ग्रुप बना लेते हैं, फॉर्मली एक कंपनी खोल लेते हैं, जिस कंपनी का ऑब्जेक्ट रहेगा कि मेंबर्स को लोन देगा। क्या ऑब्जेक्ट रहेगा? दे विल ओनली प्रोवाइड लोन टू मेंबर्स एंड दे विल ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। यानी कि हम लोग जो कंपनी खोले, एक साथ पैसा दिए कंपनी को, ये जो कंपनी के पास पैसा है, ये पैसे का एक ही यूटिलाइजेशन है, ये मेंबर लोग को ही लोन देगा आपस में। तो हम लोग खोल लिए कंपनी डे 1 में, अब डे 10 में जाके मेरे को लोन लगा, मैं ले लिया कंपनी से, मैं इंटरेस्ट दूंगा। ये इंटरेस्ट बाजार से ऊंचा होगा या नीचे? नीचे। तो हेल्प मिला मेंबर लोग को और पर्पस भी सर्व हो गया, और इंटरेस्ट मैं चुका भी पाऊंगा क्योंकि कंपनी है, विन विन सिचुएशन। और इंटरेस्ट से बढ़ जाएगा कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का कॉर्पस ऑफ फंड्स, और उससे भी वापस लोन दिया जाएगा आपस में। यही है निधि कंपनी, इतना आसान है सर। तो निधि कंपनी से लोन लेने के लिए मेंबर होना जरूरी है, मेंबर नहीं बनोगे तो लोन नहीं दे पाएगा। दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अ निधि कंपनी पावर्स, अल्ट्रा वायर्स। ओके,
सो निधि कंपनी में क्या बोला सर, दो चीज देखना पड़ेगा, हाईलाइट कर दे रहा हूं, दो चीज देखना पड़ेगा। एक है नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो 1:20। नेट ओन फंड्स मतलब वही जो नेटवर्थ बोलते हैं, उसके साथ डिपॉजिट, जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट उसका 20 गुना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। एंड तुम्हारा वेदर निधि कंपनी 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट रखा है कि नहीं। निधि रूल्स है टू मीट आउट द लाइबिलिटी, मतलब हम लोग सब पैसा देके निधि कंपनी फॉर्म किए, तो सारा पैसा अगर लोन में दे देगा तो फिर तो कभी मेरे को पैसा वापस चाहिए तो नहीं मिलेगा। इसलिए बोलता है निधि रूल्स के तहत कि एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स अनएनकम्बर्ड। अनएनकम्बर्ड मतलब कोई चार्ज नहीं है, वैसा एसेट के में रखना है जाके वो फ्रीली अवेलेबल हो जब भी कोई पैसा वापस चाहे। क्लियर है? तो दो चीज बोला निधि कंपनी में देखना है कारो के तहत। नंबर 1, नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स, नेट ओन फंड्स is to deposits 1:20, and number 2, investments नहीं, directly term deposits must be invested sorry 10%, लैंग्वेज देख लो, 10% unencumbered term deposit। गलत लिखा था, 10% unencumbered, ठीक से लिखो, 10% unencumbered term deposits, टीडी लिख सकते हो शॉर्ट में, must be as per निधि रूल्स। क्लियर है? अभी लास्ट 4 पॉइंट आज ही हो जा रहा है सर, हाँ आज ही कर लेते, और क्या होगा फायदा रुक के, ठीक है। कारो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सेट। ओके सर, लास्ट फोर बहुत आसान है, मैं बोला था एकदम सिंगल्स लेने लायक, सिंगल्स यानी कि अलग अलग पढ़ेंगे। आरपीएनआर, आरपीएनआर रेलवे में टिकट में क्या रहता है, पीएनआर नंबर, तो रेलवे पीएनआर, आरपीएनआर, ठीक है। तो याद रहेगा, हर एक चीज याद रखने के लिए मैं फॉर्मूला दे दिया बहुत कष्ट करके, ठीक है, वैसे ही पढ़ाया। आर पी एन आर याद तो रहेगा, स्टोरी जैसे बनाया, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 16वां क्लॉज लास्ट है। आरपीएनआर, ओके। नाउ आरपीएनआर का फुल फॉर्म क्या है सर, वो लिखाइए पहले। आर सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर को ये हमेशा देखना पड़ता है, चोरी सबसे ज्यादा इसी से होता है, रिलेटेड पार्टी, चौकीदारी चोर, रिलेटेड पार्टी, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये ऑडिटर को चश्मा पहन के मोटा देखना पड़ेगा। सर आपका नहीं है, आप ऑडिटर नहीं हो, नहीं, चश्मा नहीं है, ऑडिटर, थैंक गॉड नहीं है, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ओके। पी फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, पीपी, सेक्शन 42 पढ़े थे कंपनीज एक्ट, पीपी और प्राइवेट, फुल लिख रहा हूं, प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ये एन निधि है, नहीं निधि तो हो गया। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चोरी का जगह है, नॉन कैश, ठीक है। एक्सचेंज हो रहा है सर्विस का, ये का कैसे पता चलेगा, वैल्यूएशन देखना पड़ेगा। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, and lastly R for register under RBI, register under RBI Act।
ये हर कंपनी को अप्लाई करेगा ही नहीं, निधि भी हर कंपनी को अप्लाई करेगा नहीं, कॉस्ट ऑडिट भी हर कंपनी, मतलब 16 पॉइंट में 10 पॉइंट ही होगा जो हर कंपनी के लिए अप्लाई करेगा। क्लियर है? तो रजिस्टर अंडर, ये बैंकिंग कंपनीज और एनबीएफसी के लिए, रजिस्टर अंडर आरबीआई एक्ट। बैंकिंग बिजनेस क्या हर कंपनी करेगा जो आरबीआई एक्ट के तहत रजिस्टर लेना पड़ेगा? नहीं। तो ये पॉइंट्स है याद रखने लायक, जाके हर कंपनी के लिए बोल दिया एमसीए एक बार। ठीक है, रिलेटेड पार्टी हर कंपनी का। सर रिलेटेड पार्टी लेके क्या बोला पहले बताइए। वापस दो ऐसा सेक्शंस है जो फाइनल में है, इंटर में है नहीं, इसलिए इसका मैं सेक्शन के अंदर नहीं जाऊंगा, ये रिलेटेड पार्टी का सेक्शन है। तो बेसिकली कंप्लायंस हुआ कि नहीं ये सेक्शन के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और ये सेक्शन बोलता है कि अच्छे से डिस्क्लोज करो क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन का नेचर, अमाउंट, क्वांटम इन्वॉल्व, पर्सन्स इन्वॉल्व और उन लोग का क्या रिश्ता है, ये सारा डिस्क्लोजर मांगता है ये सेक्शन। तो बेसिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में you have to see whether compliance is made with section 177 188। ठीक है, 170 देख लिए ना, मैं लिख दे रहा हूँ, डोंट वरी, 177 एंड 188। ठीक है, ओके। प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉट इश्यूज, ये क्या है सर? मैं बोला था सेक्शन 42, ये तो बचपन में पढ़ा दिया था। सेक्शन 42 का मतलब, सेक्शन 42 बोला था प्राइवेट प्लेसमेंट 200 जन, याद आ रहा है? 200 जन, 20,000 नॉमिनल वैल्यू का मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, तो प्राइवेट प्लेस हो सकते हैं सिक्योरिटीज। तो उसका रूल्स ठीक से सेक्शन 42 का कंप्लायंस हुआ कि नहीं, यही देखना पड़ेगा ऑडिटर को, लिखना पड़ेगा। अगर साल में प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ है तो ये भी हर साल रिक्वायरमेंट नहीं है, हर साल थोड़ी ना प्राइवेट प्लेसमेंट होगा। क्लियर है? ओके। तो सर एक एग्जांपल देंगे प्राइवेट प्लेसमेंट का? अभी हो रहा है ना, जियो फेसबुक को शेयर्स दे रहे हैं, फिर तुम्हारा क्या नाम है, अभी रिलायंस रिटेल भी अमेजोन को कुछ बेच रहे, अमेजोन खरीद रहे, तो हर कोई सर रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा है, और अंबानी जी दुनिया का सबसे अमीर बन जाएगा कुछ दिन में। ओके, अभी भी है। तो ये जो हाँ, जियो का भी जूम जैसा भी ऐप है, एडुकेशन ऐप भी है, एडुकेशन ऐप भी है, मतलब एडुकेशन पूरा मतलब वो है जो एडुकेशन इंडस्ट्री में भी आ गया, हर चीज में छा गया। ठीक है, बट क्लासरूम पता नहीं, पूछो मत ऑनेस्टली। ठीक है, ओके। एनीवे, द आइडिया इज प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कंप्लायंस विद सेक्शन 42, ये याद रखने से ही है वो होगा, कंप्लायंस विद सेक्शन 42 हुआ कि नहीं। And lastly, non-cash and RBI, last 2 points, let us quickly cover. Whether company has entered, और हर साल होता नहीं है, into any non-cash transaction with director or person concerned with his, and if so, section 192। तो ये भी फाइनल वाला एक सेक्शन है, रिलेटेड पार्टी जैसा ही है। तो बोल रहे कि डायरेक्टर के साथ अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन में एंटर किया है कंपनी, तो सेक्शन 192 का प्रोविजन कंप्लाई हुआ कि नहीं। इफ एनसीटी, नॉन कैश ट्रांजैक्शन डन विथ, सॉरी, एंटर्ड इनटू विथ director, and whether the provision, sorry, whether provision of section 192 complied, यही है। एंड लास्टली रजिस्टर विथ आरबीआई, मैं बोला ना एनबीएफसी जितना भी है वो लोग बैंकिंग बिजनेस में जो लोग है वो लोग को आरबीआई से लाइसेंस मिलता है, तो वैसा कंपनी आरबीआई से लाइसेंस लेके बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं ये पूछना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड है कि नहीं। तो वेदर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड,
बस दैट कंक्लूड्स आर कारो। ना देख के मैं कोशिश कर रहा हूं एक बार तुम लोग को याद दिलाने, ना देख के मेरे साथ हो जाए। पहला चीज हम लोग क्या पढ़े, एक बार कंसोलिडेट करना चाहता हूं शुरू से अंत तक। पहला चीज हम लोग पढ़े, कारो एक एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है जो एक एनेक्शर की तरह ऑडिट रिपोर्ट के साथ चिपकाया जाता है। हर कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट में चिपकाना जाना चाहिए नहीं। कारो 2016 वाला अभी एप्लीकेबल है, 2020 आ गया, 2020 इज नॉट एप्लीकेबल येट, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इट विल बी एप्लीकेबल। तो सिलेबस में अभी 2016 ही रहना चाहिए। हाँ सर, 2016 में कितना क्लॉजेस है? 4 पैराग्राफ्स है कारो में और 16 क्लॉजेस है पैरा 3 में। मेन चीज है एप्लीकेबिलिटी, कौन कौन सा कंपनी को है, कौन कौन सा कंपनी को अप्लाई नहीं करता है। और उसके बाद जो 16 क्लॉजेस में रिपोर्ट करना है ऑडिटर को, वो 16 क्लॉजेस। बिप्स, मैं पहले क्या बोला? बिप्स, BIPS, B फॉर बैंकिंग, I फॉर इंश्योरेंस, P फॉर प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज का 3 क्राइटेरिया देखना है और सब्सिडियरी होल्डिंग है कि नहीं देखना है। ठीक है, 3 क्राइटेरिया क्या क्या था? पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, बोरोइंग्स एंड टोटल रेवेन्यू। लैंग्वेज भी वही है, 1 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, तीनों साथ में। और लास्ट 4th टाइप ऑफ कंपनी स्मॉल कंपनी, स्मॉल के साथ में जोड़ दिया और 3 और 2 small company, OPC and section 8 company. Okay, to these companies Caro is not applicable. Caro is applicable to all other companies. और सर Caro applicable to all other companies तो है, ये तो समझ में आ गया। अब बताइए कि ये जो Caro 16 क्लॉजेस है ये क्या है? ये बोल के आज का क्लास भी खत्म होगा और रिवीजन भी खत्म होगा और Caro पूरा मुट्ठी में रहेगा। फिर DCSR, फिल्म डिज्नी कॉमिक्स, शाहरुख खान। ठीक है, और क्या था सर? उड़ान, URAN, और लास्टली RPNR। अभी एक एक करके बोलना पड़ेगा, ये तो आसान है। फिल फिक्स्ड एसेट, 3 क्लॉजेस था। I फॉर इन्वेंट्री, तुम लोग भी घर में चिल्ला चिल्ला के बोलो तो मम्मी पापा को लगेगा पढ़ाई कर रहे हो पागल की तरह। ठीक है, ओके। DCSR, D फॉर व्हाट? डिज्नी नहीं, डिपॉजिट्स। C फॉर cost records, S for statutory dues, R for repayment, U for utilization of IPO FPO, R for reporting of fraud, A for approval of managerial remuneration, N for needy company। RPNR अभी किया, भूलना मत। R for क्या था बताओ, कोई चैट में लिखा है? R for क्या था लास्ट RPNR वाला? वेरी गुड, related party transactions। P for private placement, N for non-cash and R for, लिखा हुआ है सर ये R, हाँ, register। क्लियर है? तो this concludes our Caro। Thank you for attending today's class. Hope you have learned within class Caro. We are meeting on next Friday with the remaining 2 topics, and with that we will conclude our syllabus and journey. And of course amendment class, revision class, final may I am there, and all else we are in touch. Thank you.